Hello students. So our next important topic is evaporation. So we will discuss this topic with the help of some questions which you can see on the board. So the first question is, what is evaporation? In this segment we will discuss about the definition of the evaporation. हम यहाँ पर इसकी definition के माध्यम से समझेंगे कि exactly evaporation है क्या. Afterwards, we will study about the what is the cause of evaporation. हम यहाँ पर इसके mechanism को study करेंगे कि what is the actually mechanism of the evaporation. ऐसा क्या होता है कि evaporation होने लग जाता है. In third, is it different from boiling? क्या evaporation boiling से different है? तो यहाँ पर हम उसके बारे में समझेंगे कि क्या ये different है boiling से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान से बॉइलिंग के केस में. फोर्थ में देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे इवेपोरेशन प्रोसेस अफेक्ट होता है. मेजरली जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे 4 फैक्टर्स को स्टडी करेंगे. इस 4 फैक्टर्स के अंदर हमने जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है अबाउट द टेम्परेचर की टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से इवेपोरेशन पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं. Then we will discuss about the surface area. What happen when we increase or decrease the surface area? Will it increase or decrease the evaporation? And third, very important, that is called the humidity. We will study about the factor of humidity. Humidity के बढ़ने और घटने से evaporation पर क्या फर्क पड़ता है. And at last it is wind speed. कि wind speed से इवेपोरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर हम इवेपोरेशन की स्टडी करेंगे कि ये इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करता है. फिफ्थ क्वेश्चन में हम समझेंगे इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. सेम वे में हम यहाँ पर भी इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इवेपोरेशन कूलिंग कॉज कैसे करता है. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन. एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन के अंदर हम ये देखेंगे मेजरली जो इसका कूलिंग इफेक्ट है उसके कारण जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं वो क्या है और वो किस वे में होता है. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 6 क्वेश्चन वी विल कवर our topic of evaporation. So let's understand evaporation with the first part, that is called the what is evaporation, with the help of definition. Okay. We'll discuss about the definition of it. So the process of a liquid change into vapors even below its boiling point is called evaporation. इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी एक लिक्विड अपने बिलो बॉइलिंग पॉइंट से वो वेपर फेज के अंदर यदि कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. तो क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ऐसा हो सकता है. द आंसर इज यस. ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक लिक्विड अपने बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है. अभी एक एग्जांपल लेकर करते हैं और फिर उसके बाद उसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि ऐसा कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, लिक्विड जो डेफिनेशन का ये जस्ट एक ब्रीफ है. सम लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर. वेपर यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एग्जांपल लेते हैं कोई भी. सो एग्जांपल के तौर पे यदि मैं लिक्विड के केसेस के अंदर आई विल कंसीडर वाटर एज ए लिक्विड. मैंने वाटर को एक लिक्विड मान लिया. सो वाटर विल कन्वर्टेड इनटू दी गैस यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर इज कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स. We know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So this in evaporation, water will converted into the vapors. Hello students. So now we will discuss about the mechanism of evaporation. So let's discuss the mechanism with the help of an activity. इसको एक एक्टिविटी से करते हैं. So हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर एक लिक्विड को इंट्रोड्यूस किया. दिस लिक्विड से वाटर, ये लिक्विड क्या है, वाटर है. एंड दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड. यहाँ पर आप देखेंगे कि लिक्विड के पार्टिकल्स को मैंने 2 तरीके से दिखा रखा है. कुछ मोस्टली सेम है बट कुछ जो यहाँ पर पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा सर्कल के साथ नजर आ रहे हैं. सो उसका भी देखेंगे कि ऐसा क्यों किया गया.
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए अबाउट दी काइनेटिक एनर्जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर लिक्विड के हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या वो सेम होगी या वो डिफरेंट होगी। सो यहाँ पर मैंने एक गैप छोड़ा हुआ है, वी हैव टू फिल द गैप। ऑल पार्टिकल्स डू नॉट हैव डैश काइनेटिक एनर्जी, मीन्स सेम काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, डू नॉट हैव। उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स यहां पर आप देख रहे हैं इन सब की पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। कुछ पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से चल रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि कुछ पार्टिकल्स के जब मूवमेंट होगा या वाइब्रेशन होगा, मूवमेंट्स मींस वी कैन आल्सो कंसीडर इट विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। कुछ का जो मूवमेंट होगा या वाइब्रेशन होगा वो नॉर्मल होगा, कुछ का जो मूवमेंट होगा या वाइब्रेशन होगा वो अबव द नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, सो मैं वाइब्रेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। वन जो एक नॉर्मल मूवमेंट से मूव कर रहे होंगे और एक जो अबव देन नॉर्मल होंगे। जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, अबव देन नॉर्मल होंगे। ये जो अबव देन नॉर्मल वाले पार्टिकल्स होंगे इनकी संख्या बहुत ही कम होगी, तो तभी यहां पर सिर्फ मैंने 4 ही दिखाए हैं। ठीक है, दे आर वेरी लेस इन नंबर, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट क्यों हो जाती है। डिफरेंट इस वजह से हो जाती है कि ये पार्टिकल्स रेगुलरली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू दी एज वी हैव डिस्कस इन द ब्राउनियर मोशन, हमने इसको ब्राउनियर मोशन में देखा है कि पार्टिकल्स रेगुलरली मूव करते रहते हैं। अब ये मूवमेंट के कारण ये एक दूसरे से टकराते हैं, और जब ये टकराते हैं तो टकराने के कारण या तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है या इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो यहां पर हमने इसको दो पोर्शन में जो डिवाइड किया, एक नॉर्मल और अबव देन नॉर्मल। ये कैसे डिवाइड किया, जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी हम ये कह रहे हैं वो इस वजह से कह रहे हैं कि जब यहां पर ये सभी के सभी पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ हेल्ड होते हैं, इन सब के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी ही होगी। यदि उस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, जब इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी। बट यदि वो मूवमेंट कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, इट विल बी ब्रेक, वो ब्रेक हो जाता है, तब हम उसको कहेंगे कि वो अबव देन नॉर्मल हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो अबव देन नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन, वाइब्रेशन या काइनेटिक एनर्जी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल्स जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अबव देन नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, वो उसके सरफेस तक आ जाते हैं। सरफेस तक आने के बाद जैसे ही इनको हल्का सा रूम टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता है, तो जो इनकी जो नॉर्मल मूवमेंट है उस मूवमेंट को और ज्यादा हीट मिलती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से वो एक इस फेज में पहुंच जाते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही वेपर फेज में कन्वर्जन को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर हुई बात। सो यहां पर ये टेम्परेचर इसको मिलता है एनवायरनमेंट से, जो हम कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे भी ये चीज कन्वर्जन होता है, वो इसी वजह से होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी यदि ज्यादा है तो हल्के से टेम्परेचर से ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस वजह से ये रूम टेम्परेचर से के कम टेम्परेचर पे भी ये प्रोसेस हो जाता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के कम टेम्परेचर पर भी ये प्रोसेस हो जाता है। सो इसको वही बोलते हैं हम इवेपोरेशन। सो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सभी के सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है। मूवमेंट्स मींस उनका वाइब्रेशन। इसको हमने दो प्रकार में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी अबव देन नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी को हमने वो बोला जहां पर इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होते हैं आपस में, क्योंकि हर पार्टिकल्स एक दूसरे से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ हेल्ड होता है।
पर कई बार कोलिजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो हम इसको जिस टेम्परेचर के अंदर हमने एक्सपोज किया हुआ है, वहां से हीट एनर्जी और ज्यादा गेन करता है, जिसकी वजह से ये अपने फेज को यानी कि लिक्विड फेज को छोड़ के वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। Now we will discuss about the difference between evaporation and boiling. So let us take one by one. So first of all, evaporation is a natural process. It is a natural process. ये एक natural process है जो by nature ही होता है, but boiling is not a natural process. Not a नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसको हम पर्पसफुल तरीके से करते हैं जब हमें इसकी जरूरत होती है, ठीक है। और इट इज ए सरफेस फिनोमिना। ये क्या होगा? सरफेस फिनोमिना होगा। ये वो प्रोसेस होगा जो सिर्फ सरफेस पर ही होगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे लिक्विड में कभी भी नहीं होता है, ये केवल अबव द सरफेस ही होता है, जो हम मैकेनिज्म में भी देख चुके हैं। एंड दिस इज ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना होता है जो पूरे के पूरे लिक्विड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हीटिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हीटिंग रिक्वायर नहीं होती है, ये मोस्टली रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। बट व्हाट हैपन विद द बॉइलिंग, इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर के लिए आपको एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत होती है इन केस ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज नो बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आप देखेंगे कि जब भी इवेपोरेशन होती है वहां कोई बबल की फॉर्मेशन नहीं होती है, पर जब बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग का केस आपने तब भी देखा होगा जब कई बार डॉक्टर भी आपको स्टीम लेने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर भी आपको आप जब देखते हैं कि जब आप नीचे से पानी को बॉईल कर रहे हैं और जब स्टीम बन रही है तो वहां पर एकदम से बबल्स निकलते हैं। सो यहाँ पर बबल्स देखने को नहीं मिलते, बट बॉइलिंग जब भी होगी तो बॉइलिंग के अंदर आपको हमेशा बबल्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। फिफ्थ वन इज द इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। बट दिस इज ए रैपिड प्रोसेस। ये बहुत ही ज्यादा रैपिड प्रोसेस है। आप जो भी लिक्विड है उसको बॉयल कर रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मेंटेन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे हमारे पास इसके बीच में डिफरेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इनके बारे में पूछा जाता है। सो एक एक करके फिर से इसको डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होता है, ठीक है। इस वजह से इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बॉइलिंग इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा तो ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इट्स ए सरफेस फिनोमिना, ये सिर्फ सरफेस पर होता है, पूरे के पूरे लिक्विड पर नहीं होगा। बट दिस इज ए बल्क फिनोमिना, ये पूरे के पूरे लिक्विड पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नो एक्स्ट्रा हीटिंग इज, सोर्स ऑफ हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगा, केवल रूम टेम्परेचर पर ही आपको जो है ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हीटिंग, बर्नर या आपको स्टोव वगैरह यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग होगी। यहाँ पर कोई बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, बट यहाँ पर बबल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड एट लास्ट इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस।
ठीक है, जैसा कि ये नेचुरल प्रोसेस है तो इट विल टेक्स आवर्स एंड आवर्स, बट यहाँ पे आपको देखेंगे कि एज वी हैव रीच टू दी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, तो ये प्रोसेस होने लगेगा और बहुत फास्टली होने लगेगा. सो दिस इज द difference between the evaporation and boiling. Thank you. Now boiling of water is a bulk phenomena. Bulk means over here कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी वेपर फेज. पानी के जो मैक्सिमम पार्टिकल्स वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं. सो इस वजह से बॉइलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बल्क वर्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. But in evaporation, the process is not takes place in a bulk part. Only a few particle, mainly जो वेपर्स जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, दे गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स. सो इवेपोरेशन इज नॉट द बल्क फिनोमिना. सो दैट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू. सो आइए इसे एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ हमने एक बीकर के अंदर पानी लिया, उसे सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ समय के लिए छोड़ दिया. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसे हमने कुछ समय के लिए छोड़ा. हमने क्या देखा कि आफ्टर सम टाइम ये जो पानी है ये अपने लेवल से नीचे की तरफ चला गया. सो द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डज द वाटर गोज? पानी कहाँ चला गया? सो पानी गेट इवेपोरेटेड इनटू द एनवायरनमेंट. पानी एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो गया. सो इसकी हमारी जो अगर पार्टिकल लेवल पे हमने इसको समझना है तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर पार्टिकल्स का अपना एक मोशन होता है, बट ड्यू टू द टेम्परेचर कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इट गेट कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स. सो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. सो यदि इसे हम बॉइलिंग से अगर हम कंपैरिजन करें, सो बॉइलिंग के अंदर दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए बल्क पार्ट. सो मोस्टली पार्टिकल्स converted into the vapors at a single moment. So that is a bulk phenomena और इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं. तो इवेपोरेशन का हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल है. जैसे कि कपड़ों का सूखना इन द सनलाइट, हम देखते हैं कि जो पानी कपड़ों के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम उसके वॉश करते हैं, वो पानी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट हो जाता है. एंड रेस्ट इज़ जो समुद्र का पानी है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसका अपना ही एक पार्ट है जो क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद रेन होती है. वो इसी का ही एक फिनोमिना है. सो ये हमारी